नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। युद्ध होने वाला है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। जो बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगने लगा है 36 घंटे बाद क्या फिर युद्ध होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बातें दोनों देशों की तरफ से कही जा रही हैं। इसलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्या 36 घंटे बाद, यानी संडे के बाद छुट्टी मना लीजिए, उसके बाद युद्ध होने वाला है। भारतीय फौज से बुरी तरह मार खाने के बावजूद पाकिस्तान के नेता गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को फिर से बहाल नहीं किया तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि युद्ध होने वाला है। शहबाज शरीफ के डरपोक मंत्री ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि 18 मई को सीज फायर खत्म हो जाएगा। अगर सिंधु जल संधि विवाद नहीं सुलझा तो सीज फायर खतरे में होगा। और उधर पाकिस्तान के एक और नेता बिलावल भुट्टो, जो अक्सर बोलते रहते हैं कि डर है कि सीज फायर टूट सकता है, वो खुद कह रहे हैं सीज फायर टूट सकता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं युद्ध होने वाला है। पाक के नेताओं की इन धमकियों के बीच अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान फौज और वहां की सरकार को सख्त संदेश दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर है और यह अभी तो जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान से कुछ गड़बड़ की उसकी तरफ से तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं युद्ध होने वाला है। अब इन बयानबाजियों से एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या 18 मई को सीज फायर टूटने वाला है? क्या एक दिन बाद फिर युद्ध शुरू हो जाएगा? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर युद्ध हुआ शुरू तो कैसी है भारत की तैयारी और क्या वाकई में युद्ध होने जा रहा है? रिपोर्ट, फिर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। बातचीत हुई, वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर का टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई, 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयर फोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। हमें एक खतरा महसूस हो रहा है कि खुदा न खास्ता ये सीज फायर जारी नहीं रहे, ये टूट जाए। चार सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। तो 36 घंटे बाद फिर युद्ध होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे खास मेहमान हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने सेना में सेवाएं दी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर विराट हैं, आपको बता दें डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। मेजर विराट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। आपको बता दें और भी खास मेहमान रहेंगे। मोहम्मद अमीन है, पूर्व राजनयिक के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विराट मिश्रा जी, आपसे, मेजर साहब, क्या मान लिया जाए युद्ध होने वाला है? बहुत प्रबल हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहलगाम जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जिसमें पनप रहे जो आतंकवादी संगठन हैं और जो आतंकवादी ठिकाने हैं
उनके ऊपर भारत ने अपने बम बरसाए, उनको नष्ट करने का प्रयास किया। इनमें काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए, पर उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से, उनकी जो सरपरस्त सरकार है आतंकियों की, उन्होंने जिस तरीके से आतंकियों की मदद करी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान का जो हाथ है वो लगातार काम कर रहा है इस दिशा में कि भारत को परेशान किया जाए, भारत में फिर से हमले की संभावनाएं बनाई जाए। और सीज फायर वायलेशन जैसे हुआ 10 तारीख के बाद, उससे ये बहुत क्लियर संभावना है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं। ये कुत्ते की वो टेढ़ी दुम है जो सीधी होने को तैयार नहीं है। सीज फायर वायलेशन का मतलब ही ये था कि पाकिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तानी सरकार की बात नहीं सुनती है। क्योंकि अभी जो सीज फायर की बात सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आई है कि संसद में बात कही है कि 18 मई तक का ये सीज फायर है। अब क्योंकि जल संधि जो समझौता तो वो भारत ने रद्द कर दिया और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा चल रहा है नाराज, और पाकिस्तान कह रहा है कि 18 मई की बात देखेंगे और उसे वॉर के तौर पर ले रहा है क्योंकि भारत तो बहाल करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर उसी स्थिति में खड़े हो गए, या समझौता हो सकता है डीजीएमओ लेवल पर होती है, जैसे पहले 10 को हुआ, 10 से 14 की तारीख बढ़ी, फिर 4 दिन और बढ़ गया, 18 हो गई, अब 18 के बाद नहीं तो फिर वही स्थिति बन जाएगी। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे लगता है कि डीजीएमओ फिर से बात करेंगे और सीज फायर को ये आगे बढ़ा देंगे, पर पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकतें करता आया है, मुझे लगता है ये फेज 1 की समाप्ति थी और अब फेज 2 शुरू होगा जिसमें पाकिस्तान फिर पीछे से प्रहार करेगा। अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी हो तो उसमें सूबेदार का रोल जो कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो फौजी है वो दोबारा पलट के फिर आता है। उसी तरीके से पाकिस्तानी सेना की ये आदत रही है कि ये पीठ में छुरा भोंकने का काम बहुत समय से करते आए हैं। तो ये फेज 1 की जो कार्रवाई थी ये ओवर हो चुकी है। इसके बाद हमारी भी तरफ से जो कड़ी निंदा का जो काम चलता था, जो डोजियर तैयार करने का काम चलता था, वो खत्म हो चुका है। भारत हो सकता है कि इसके बाद निर्णायक कार्रवाई करे। बिल्कुल। और भी मेहमानों से रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर अली शाह साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या स्थिति हो सकती है फिर से जंग की, क्योंकि देखिए भारत की तरफ से रुख कड़ा है, जिस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा पिक्चर अभी बाकी है, यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है कई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पे कहा कि हम परमाणु जो बम की धमकियां दी जाती हैं, उन गीदड़ भभकियों से हम दबने वाले नहीं हैं, उससे हम नहीं मानेंगे। बहुत सारी बातें जो कही जा रही हैं और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, उससे लग रहा है कि 18 मई के बाद हालात बन सकते हैं। 18 मई के बाद नहीं तो फिर क्या भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो पूरे देशवासियों ने कहा था कि अरे इतने करीब पहुंच गए थे, इसी सही मौका था, हमको आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मगर सबसे बड़ी बात हमको भरोसा होना चाहिए हमारी सरकार में। हमें ये यकीन होना चाहिए कि भाई हमारी सरकार विल नॉट लेट अस डाउन। हमारी सरकार जो सोचेगी, जो निर्णय लेगी, हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि फौजी आदमी कभी अलाइन नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी से। वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकार के आदेश होते हैं, उस पर कार्रवाई करता है। आपको मैं ले आता हूं 71 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब जनरल सैम मैनेक्शॉ, उन्होंने पूछा क्या हम तैयार हैं जंग के लिए? उन्होंने कहा नहीं, अभी फिलहाल हम तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने लॉजिकल पॉइंट बताए। जो बोलते हैं हाँ बिल्कुल तैयार है, तैयारी पूरी है, उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि मैडम ये बात है। और हमने कुछ महीने रुके, फिर जो हमने जब जंग के लिए आए, जब जंग में उतरे, विजय हमारी हुई। जब 22 अप्रैल को ये कायराना हमला हुआ, जब आतंकवादियों ने हमारे टूरिस्ट पे हमला किया, तो आक्रोश, गुस्सा हम सब में था। और प्रधानमंत्री साहब सऊदी अरेबिया जिद्दा से वापस आए अपना दौरा रद्द करके, तो पूरा मुल्क था कि भाई मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कब होएगा, सेनाएं कब जाएंगी अंदर? ठीक है, अच्छी बात है। हम 2 हफ्ते लग गए, लेकिन आपने देखा कैसे हमने उनको धूल चटाई वहां पर, घुटनों के बल ला दिया पाकिस्तान को। तो 14 दिन के बाद ये हुआ। अब जब ये सीज फायर हो गया तो बहुत लोग नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे। मैं उनको ये यकीन देना चाहूंगा कि भाई मैं जानता हूं कि हम पलट के, देखिए बात ऐसी है कि पाकिस्तान के
उग्रवादी जब उनका जनाजा जब फातिहा पढ़ी जा रही थी, लास्ट राइट्स, जी जी तो उनकी सेना वर्दी में वहां पे मौजूद थी जी जी और वो रो रहे थे। उनके लिए मैं 2 लाइन अर्ज करता हूँ। जी। अभी तो बस शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यानी कि जी हाँ, बिल्कुल मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता क्या, यानी इनका आप भी एक एक्सपर्ट हैं और देखिए आपने सेना में सेवा दी है, तो यानी जंग अभी ऐसा नहीं है कि टल गई है। हो सकता है कि इस तौर पर ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थगित हुई है, अभी ये कहा था, ये लाइन देशवासियों को याद हो, तो अभी स्थगित हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर, यानी जारी रहेगा। चलिए और भी खास मेहमान है और मेहमानों को जोड़ लेता हूं। रिटायर्ड मेजर ललित सामंत है, डिफेंस एक्सपर्ट है, करगिल की लड़ाई लड़ी है इन्होंने। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ललित, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तो करगिल की लड़ाई लड़ी और उस चीज को समझा होगा बखूबी, क्या जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती है वो बिगड़ भी जाती है एक बार, और जो अभी स्थितियां बन रही हैं, हालात बन रहे हैं, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, हमारी तरफ से भी जो बयान, जो हमारे उन शब्दों का अगर हम देखें तो बहुत मायने होते हैं, इशारा किया जाता है, तो कह सकते हैं कि 18 मई के बाद हालात बिगड़ सकते हैं, या 18 मई के बाद नहीं, चलिए डीजीएमओ लेवल पर बात भी हो गई तो आगे कुछ हो सकता है फिर, क्योंकि हम उनके साथ कोई ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं और सारे समझौते रद्द कर रखे हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए ऐसा है, भारत एक बहुत विशाल देश है और शुरू से इसका इतिहास रहा है कि हमने हमेशा ही सहिष्णुता की है, हमेशा हमने अपने पहल की है दोस्ती की। तो आज भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध ना हो, शांतिपूर्वक कोई हल पे निकल जाए, सबसे बढ़िया वही चीज़ रहेगी। और आज भी जो हमारा सीज फायर का हम एक्सटेंशन कर रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए। लेकिन जैसे कि इसका इतिहास देखा गया पाकिस्तान का, जब से ये पैदा हुआ है तब से ये हर जगह पर, हर मोड़ पर एक कहते हैं पिंच करता था हमको। तो अब वो समय आ गया है कि हमें एक एग्रेसिव मोड, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी देश की ये रहती है कि हम लोग हमेशा भाईचारे में रहते हैं कि हम भाईचारे में रहें, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जब तक एग्रेशन नहीं दिखाएंगे किसी चीज़ को, एक कहावत है ना, कहते हैं कि जब तक क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनय सरल हो। हम सरल हो गए हैं, हमारे पावर जरूर है लेकिन हम बहुत सरल हो गए हैं। उस सरलता को ये लोग बहुत गलत मायने में लेते हैं कि ये बहुत कमज़ोर देश है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी जो आज की तारीख में 4th हाईएस्ट लार्जेस्ट आर्मी है, 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। अगर हमें एक बार तो इसको मुंह तोड़ जवाब ऐसे देना पड़ेगा कि उसको ये समझ आए कि इंडिया से पंगा लेना सही नहीं रहेगा। जब तक हम ये नहीं समझाएंगे उसको, ये हमेशा हमको टीज देता रहेगा। मेरा यही मानना है कि हर मौके में हमने उसको मौका दिया पाकिस्तान को कि यार सुधर जाओ, संभल जाओ, वक्त है सुधर जाओ, क्योंकि हम उसको हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखते हैं। हमने हमेशा उसको एक अपना छोटा भाई समझ के देखा हमने उसको, लेकिन बार बार वो जो हमें घाव दे रहा है वो बहुत गहरे दे रहा है घाव। तो अब वक्त जो मेरा मानना है, ये मानना है कि अब इंडिया को बहुत एग्रेशन, कहते भी हैं एग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस, है ना, एग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको एग्रेशन नहीं दिखाएंगे वो सुधरेगा नहीं। और जैसा आपने कहा 18 मई के बाद की, मे बी इंडिया इसको और एक्सटेंड करेगी जब तक कि वो अपने पीक तक ना पहुंचे। जब से उसका घड़ा, पाप का घड़ा भर नहीं जाता पाकिस्तान का, जब तक इंतजार करेगा। और जब मौका मिलेगा, लगेगा हमें कि ये चीज़ नहीं, हमारे सर के ऊपर से पानी निकल रहा है, तो इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर भारत चाहे तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, पूर्व राजनयिक है, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आप कैसे देखते हैं, अगर हम एक विदेशी कूटनीति के हिसाब से देखें, क्योंकि पाकिस्तान की अभी ये कूटनीति है, क्योंकि हमने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है, तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये सिंधु जल समझौता वो रद्द ना होकर बहाल हो जाए। लेकिन भारत ये चाहता है कि अब कोई समझौता नहीं होगा, ट्रेड तो होगा ही नहीं, और जो समझौते वो सब जो रद्द हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसलिए खिसियाया हुआ है और इसलिए वो इशारा करा है कि 18 मई के बाद देखा जाएगा। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है डॉक्टर मोहम्मद अमीन? हमारा तजुर्बा तो ये कहता है कि देखिए, आप 1947 से लेके 1949 ये कबायलियों के तौर पे हमारे यहाँ कश्मीर में लड़ते रहे और कुछ नहीं हुआ। इनको हार का सामना करना पड़ा। 1965 की लड़ाई में भी बॉर्डर जो इन्होंने ऑपरेशन किया, उसमें इनके सैनिक खुद के आए, वो भी मार खाए 65 में भी। उसके बाद आप देखिए 71 में बांग्लादेश बन गया इनका, और 99 में कारगिल के भी हमारे जवान बात कर रहे थे, तो कारगिल में भी इन्होंने मुंह की खाई। अब आप देखिए 19 में भी किया इन्होंने। उसके बाद आप देखिए 25 में पहलगाम कर दिया, पुलवामा के बाद पहलगाम किया। तो इनको हर सेक्टर पे इनको मार पड़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है 1 to 1 है, हर एक से, हर कंट्री से सीधी बात है। इसकी वजह से आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री
जो कैरियर डिप्लोमेट हैं मिस्टर शंकर, उन्होंने ऑलरेडी जयशंकर साहब ने बुलाया और बुला के इसकी वारदात को जो पुलवामा में की गई, पहलगाम में की गई, उसको सबको बताया और उनको फिल्में दिखलाई और ब्रीफ किया गया कि देखिए हम शांति के दूत हैं, हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान अपनी से बातों से बात नहीं मानता है। आप देखिए कि आतंकवादी गतिविधियां उसकी हमेशा रही हैं, जिसका कि उनके रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि हम 30 साल से यहाँ पर नर्सरी और पौध लगा रहे थे आतंकवादियों की, जिसकी वजह से पूरे देश में आतंकवाद हुआ, जिसका कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा और इस बात को ये भी दर्शाया कि जो बता दिया कि ये जो हमारे यहाँ वारदात हुई है हमसे पहले भी आप देखेंगे 9/11 यूएस में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि यूके के अंदर ब्लास्ट हुए, फ्रांस में ब्लास्ट हुए, फिर हमारे देश में हुए। ये आतंकवादी इनकी गतिविधियां बंद नहीं होती हैं। इसी के कारण ये है कि आज हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके तहत ये शून्य की स्थिति में आ गया और भिखारी बन गया। आप देखिए कि जब इस पे हमला हुआ है तो हम जहाँ से हमारे यहाँ से 6 और 7 की रात में जब हमला हुआ है तो इसके सारे आतंकवादी सब टेंट सब तबाह हो गए, ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि हम इसको वीड आउट कर देंगे, यानी आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर देंगे, जो कि हमारे यहाँ समझौता हुआ था G20 में। उसमें भी सभी देशों को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राजी कर लिया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को खत्म करेंगे। उसका एक नमूना था, लेकिन अब इस तरह की जो हरकतें कर रहा है वो, और उसको इस तरह करना नहीं चाहिए। अभी डीजीएमओ की बात हुई है, 12 को ही, 14 को ही, और उसके बाद 18 को होगी। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की हरकत नहीं करना होगा। अगर करेगा तो मैं समझता हूं कि उसका आपकी नामों निशान बिल्कुल तो करेगा तो फिर से जंग का ऐलान होगा। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, मैं आपको पास लौटूंगा मेहमानों के पास। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के मिसाइल हमलों से डरा है पाकिस्तान, सेना का मुख्यालय शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। मुख्यालय इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी कर रहा है, मुख्यालय इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी, ये बड़ी खबर है। सेना का मुख्यालय इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत के मिसाइल हमलों से, क्योंकि भारत ने जिस तरह उसके बेस तबाह किए थे, तो आपको बता दें उसके बाद ये स्थिति है। मेजर विराट मिश्रा, इस खबर पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि वो इस्लामाबाद लेकर जाना चाह रहा है, और क्योंकि अब जिस तरह हम उस संभावना पर भी कर रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बन सकती है, तो उसको पाकिस्तान को डर है, क्योंकि भारत ने जो हमले किए, उसके जो एयरबेस तबाह कर दिए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी है और इसलिए इस्लामाबाद अपने मुख्यालय को शिफ्ट करना चाहता है। देखिए, आपको एक चीज बहुत सिंपली बताऊं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। पाकिस्तान को चला रहा है पाकिस्तानी सेना, और पाकिस्तानी सेना की जो आंतरिक स्थिति है, जो उनके देश में जो स्थिति है, उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी इनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। इनके जो पश्तून है वो इनसे खुश नहीं है, जो सिंधी है वो खुश नहीं है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक, उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। चाइना अपना पैसा बचा नहीं पा रहा है, इनके पास इनकी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना को ध्यान भटकाने के लिए एक टारगेट चाहिए था, और वो टारगेट भारत हमेशा से रहा है। इनका ये जो प्रयास है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा जी, हमला करेगा, बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो करेगा कि नहीं करेगा। पाकिस्तान की ये फितरत रही है, ये जानते हैं कि जब ये हमला करेंगे तो भारत इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रहार करेगा, इसीलिए अपने सेना के मुख्यालय वहां से मूव कर रहे हैं। अपने टेररिस्ट कैंप्स को अंडरग्राउंड कर दिया इन्होंने, कई सारी वहां पे शिफ्टिंग की भी खबरें आई हैं इनके टेररिस्ट कैंप्स की। तो आप देखेंगे कि लगातार ये अपना इस तरीके का काम कर रहे हैं। साथ में तुर्की के साथ ये लगातार अपना संपर्क बनाए हुए हैं, वहां से और हथियार और ड्रोन्स वो सब ले रहे हैं। भारत को भी ये करने की जरूरत है, अपनी जो आसपास के जो देश हैं उनसे अपनी स्थिति को मजबूत कराने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है। मेजर विराट, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि ठीक है, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं फिर से, तो हम कितने तैयार हैं? और कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जो अभी कुछ दिन जंग हुई, जो ड्रोन हमले हुए, जो मिसाइल्स अटैक्स हुए, उससे कहीं ना कहीं भारत ने भी कुछ नया सीखा होगा। एक नई रणनीति के साथ अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत कितना तैयार रहेगा इस बार? देखिए, भारत ने इसमें इस जो युद्ध हुआ 3-3.5 दिन का, इसमें बहुत सारी हमारी तैयारियां जो थी उनको चेक करने का भी मौका मिला। हमारे जो ड्रोन्स थे, हमारी जो मिसाइल्स थी, उनकी टेस्टिंग हुई। साथ में आपने देखा होगा जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो कहीं थोड़ा सा लैप्स हुआ था, पहलगाम का इतना बड़ा हमला हो गया, उसको भी हमने वापस से चाक चौबंद करने का पूरा प्रयास कर दिया है। वो NIA और बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा जो हमारी
प्रोडक्शन थे डिफेंस के और जो हमारे ड्रोन्स के, उनकी जो प्रोडक्शन रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। जो आपको पता चला होगा कि टेरिटोरियल आर्मी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, उनके जो जवान डिसएम्बॉडीड थे उनको वापस से एम्बॉडी किया गया है। आपको पता चला होगा कि जो डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो डीपीएसयूज हैं, उनको उनके कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। लगातार काम चल रहा है और उनसे कहा गया है कि ये देश की को सेवा देने का समय है, छुट्टी का समय नहीं है। तो लगातार जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारे एमिनिशन का जो प्रोडक्शन है, उस सबको बढ़ाया जा रहा है और साथ में हमारी इंटरनल जो ग्रिड है उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है, न सिर्फ की वेस्टर्न बॉर्डर पे बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर पे, जहां पे हमारे खिलाफ बीच में अभी बांग्लादेश भी उतर आया है। तो हमें वो भी देखना है कि कहीं उधर से भी कोई किसी तरीके की हरकत ना हो। और चाइना तो हमारे खिलाफ एक बड़ी खबर बताते हुए लौटूंगा। आपको बता दें कि भारत पाक तनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर है। भारत ने, आपको बता दें, पाक पर उस समय 15 ब्रह्मोस से हमला किया था और पाक पर 15 ब्रह्मोस से किया था हमला। मिलिट्री बेस, एयर बेस निशाने पर थे। इन मिसाइलों को दागने से पहले ये अंदर की खबर है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को चकमा देने के लिए डमी लड़ाकू विमान भेजे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। तो डमी लड़ाकू विमान भेजे थे। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करें। मैं मेजर ललित के तरफ रुख करूंगा। मेजर ललित साहब, ब्रह्मोस की बात करें, वो कितनी मजबूत है? दूसरा, क्या हम इस तरह के क्या डमी एयर लड़ाकू विमान भेज सकते हैं दुश्मन को चकमा देने के लिए, जो भारत ने किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये रणनीति का एक भाग है कि डमी और डिसेप्शन बहुत जरूरी है दुश्मन के लिए, है ना। डिसेप्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मोस की जहां तक बात करें, बहुत सटीक इसका निशाना है। स्मार्ट म्यूनिशन इसमें यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कि टारगेट पहले से लॉक हो जाता है। जैसे इसको लॉन्च करते हैं, टारगेट लॉक होता है और अपने स्पेसिफिक जगह पर ही शॉट मारता है ये। तो इसकी रेंज भी अच्छी है और ये मान के चलिए कि जो हमारे पास, यही नहीं, जितने हमारे पास मिसाइल्स हैं वो एक से एक अच्छे मिसाइल्स हैं हमारे पास। और आज की तारीख में जैसे आपने कहा इस्लामाबाद शिफ्ट करा अपना हेडक्वार्टर, इस्लामाबाद नहीं कहीं भी शिफ्ट कर लेगा तो हमारी जो मिसाइल की रेंज है वो बहुत है। 400, 1000, 3000 तक की रेंज वाले मिसाइल्स हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ मिसाइल के साथ साथ जो स्मार्ट म्यूनिशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो मेन चीज़ है कि आप पहले, जैसे हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है, उससे हम पहले इमेज लेते हैं उनकी, हम लोग इमेज लेकर के फिर उसको स्टोर करते हैं। उसी इमेज पे हम टारगेट को लॉक करते हुए फायर करते हैं। तो ये बहुत, इस्लामाबाद जाए, चाहे रशिया चला जाए, चाहे चाइना चला जाए, अपने हेडक्वार्टर लेकर के, वो हमारी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जितने मिसाइल्स हैं वो बहुत कैपेबल हैं इन सबको हिट करने के लिए। थर्ड थिंग आपने बताई, जैसे हमारी एडी, इस बार मैं शाबाशी दूंगा एडी के लिए। एडी ने बहुत अच्छा काम किया। एयर डिफेंस सिस्टम हमारी जो थी बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो जूगन थी, L-70 थी, चाहे S-400 थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और जहाँ तक इसको रिसाइड करने की जरूरत बहुत है हमें भी। कई फ्रंटों में हमें लगा कि हम थोड़े वीक जैसे लगे, तो वहाँ पर हमें गार्ड अपने डाउन नहीं करने हैं। सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही वॉर का ऐलान होता है, हमारे सारे फ्रंट को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, बीफ अप करना है, एम्यूनिशन से, हथियारों से और मैन पावर से। ये करेंगे तो आप मान के चलिए पाकिस्तान का कोई भी देश अगर अटैक करता तो हम उसको रिटेलिएट करने के लिए बहुत कैपेबल है। इसमें कोई डाउट नहीं। सर, मैं लौटूंगा। मोहम्मद अली शाह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि जो इस अभी तक की जो जंग हुई हमारी कुछ दिन, उसमें कुछ इशारा ये भी था कि चलिए हमारे कम से कम हथियारों को टेस्टिंग का मौका मिल गया। डॉक्टर और मेजर विराट जी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें कम से कम हमारे हथियारों की टेस्टिंग तो हो गई, क्योंकि लंबे वक्त से कारगिल के बाद ये पहली बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान से निपटने के लिए हमारे स्वदेशी हथियार ही काफी हैं? मेजर विराट साहब और मेजर ललित साहब ने तो सटीक तरीके से समझाया और अमीन साहब ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया। देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान से निपटने के लिए हमारे स्वदेशी हथियार ही काफी हैं? जी हाँ, वैसे तो काफी हैं, लेकिन देखिए जब हम युद्ध नीति की या रणनीति की बात करते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझना। हालांकि पाकिस्तान में ना ही उनमें उनके पास पैसा है, ना ही उनमें दमखम है, ना ही उनमें हिम्मत है, ना ही वो हथियार है। ये केवल गिर भपकी देते हैं केवल परमाणु हथियार की। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमारे पर मत ट्राई करना, ये मत ट्राई करना। हम ऐसा मुंह जवाब इनको दे सकते हैं। हम हमारे पास 100 तरीके हैं इनको घेरने के, 100 तरीके हैं, और उनमें से उन 100 में से कोई एक तरीका हम अपनाएंगे अपने तौर तरीके से, अपने वक्त में, अपने पसंद का। तब तक पाकिस्तान को थर कांपने दो। देखिए 14 दिन में जो हमने मिलिट्री एक्शन किया, 14 दिन के बाद, उन 14 दिन में इनकी हवा निकली, टाइट थी, बिल्कुल बुरे हाल हो रखे थे इनके।
इनके लिए मेंटल टॉर्चर था, एगनी थी, ये पता नहीं कब, अरे क्या होएगा, कब होएगा, हिंदुस्तान कब हम पे हमला कर देगा। इनके मिनिस्टरों ने पार्लियामेंट में बयान दिया है अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। अरे भैया, अगर इनके पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस थी तो क्यों ना जब जाफर एक्सप्रेस पे बीएलए ने हमला किया था, तो क्यों ना जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की थी, तो क्यों ना इनको वहां का मालूम पड़ा। पाकिस्तान के लिए हमें इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर है और हमको कोई बाहर से सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही सक्षम है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर बाहर सपोर्ट मिल रहा है बहुत ही अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो भी अच्छा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, हमने ऑलरेडी अपने आप को ऐसा मजबूत बनाकर तैयार किया है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं S-400 की बात करते हैं। जी जी। अब S-400 जब हम ला रहे थे रूस से चंद एक साल पहले, तब हमारे पे बहुत बड़ा एक रिस्क था, जोखिम था कि इस पे हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगे। तुर्की पे सैंक्शन लगे थे S-400 के लिए, दुनिया हमारे से हमें आइसोलेट कर देगी, लेकिन हिंदुस्तान ने बोला नहीं, हम लेकर आएंगे। और आप देखिए उस दिन, उस रात को S-400 ने बचा ली जान। कितना भी महंगा इक्विपमेंट हो मगर कारगर हो गया, इतना अच्छा इक्विपमेंट है, उससे जितने भी पाकिस्तान से प्रोजेक्टाइल्स आए, चाहे मिसाइल आए, चाहे यूएवी आए, चाहे कुछ भी आया हो, प्रोजेक्टाइल आए, प्रोजेक्टाइल को सबको इंटरसेप्ट किया 100%, ये नहीं कोई 99%, 100% इंटरसेप्ट हुए। तो S-400 रही जो हमने हथियार, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि नहीं हुई है, एयरफोर्स अफसर साहब जो एयर मार्शल साहब थे उन्होंने बताया कि मैं हथियारों का बताऊंगा नहीं कौन सा हमने हथियार इस्तेमाल करें। मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मैं मुझे मालूम नहीं कि ये इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। फर्स्ट करिए, मैं कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रह्मोस का, ठीक है, अगर हमने ब्रह्मोस फायर किया वहां पर, अगर तो अब आप ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कोवा रिवर, मतलब हिंदुस्तान और रूस क्या एक जॉइंट वेंचर रहा, तो कारगर घातक जो कि सटीक तरीके से 9 के 9 आतंकी टारगेट को नष्ट करने में काम आया। कहीं पे हमने मिलिट्री, बिल्कुल, और देखिए हमने जो सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई थी और वो सफल भी हुई, हमने सिलेक्टिव ही अपनाई और वो भी आतंकियों पर। डॉक्टर अमीन, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अब एक सवाल है, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप की, विदेशी कूटनीति की, क्योंकि अमेरिका कहता है कि देखिए हमने मध्यस्थता की, अमेरिका तो फिर मुकर गया कि नहीं नहीं मैंने तो बस मदद की थी कि मध्यस्थता हो जाए, हमने ये बात कही वो बात कही। लेकिन अगर जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच का है, आपको लग रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो क्या दूसरा देश भी हस्तक्षेप कर सकता है और भारत क्या दबाव मानेगा सिंधु जल समझौते पर? देखिए, जहां तक सवाल है आपका इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के ऊपर, एग्रीमेंट जो है वो 1960 का है, सितंबर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था इसको, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये अब मोदी जी ने सिर्फ सस्पेंड किया है, इसको खत्म नहीं किया। शिमला समझौता हमारा जो है वो भी स्टैंड कर रहा है, ये भी स्टैंड कर रहा है, लेकिन वो सस्पेंड किया गया। जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रक्षा मंत्री ने भी कहा, इसको हमने अभी सस्पेंड किया है, यानी अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया है। इसी तरीके से आप देखिए कि इनकी कोई चीजें पाकिस्तान की खोली नहीं गई है, डिप्लोमेटिक स्तर पे कोई चैनल उनका अभी शुरू नहीं हुआ है, चाहे वो वीजा हो, चाहे उनकी डिप्लोमेसी के हिसाब से उनकी कंट्री में प्रेजेंस हो। हमारे यहाँ, हमारे से उनका लास्ट एक काउंसलर था, उसको भी भेज दिया गया वापस। और आप देखिए कि एम्बेसी बंद है, उनके बॉर्डर बंद है, और आप देखेंगे कि वहां पे हमारा कोई भी व्यापारिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट जो सब सस्पेंड पड़ा हुआ है। आप देखेंगे जहां तक सवाल है ट्रंप साहब का, तो ट्रंप साहब बहुत ही समझदार आदमी है, उनकी एज हो गई है। आप देखेंगे पहले भी उन्होंने, जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तब भी उन्होंने एक बात रखी थी हमारे देश के आगे, और पाकिस्तान को भी कहा था उस समय कि भाई ऐसा है कि आप हम तैयार हैं दोनों, तो हम आपका समझौता कर देते हैं। उस वक्त हमारे भारत ने मना कर दिया था और पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था। आप ये बात तो अच्छी तरह जानिए कि जो अमेरिका है उसकी हमेशा डुअल पॉलिसी रही है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जो आपने देखा होगा कि पहलगाम में क्या मिला, पहलगाम में जो आतंकवादी में यूज हुआ वेपन, उसके अंदर आप देखेंगे कि 47 मेड बाय यूएसए, जो आर्म एम्युनिशन है वो सप्लाई कर रहा है। और अभी भी आपने देखा कि $1 मिलियन का उन्होंने उसको पैकेज दिया है रिलीफ IMF की तरफ से, जिसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था।
आप इस बात को देखिए। मैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लूंगा डॉक्टर अमीन, अरे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि विदेश की जो कूटनीति है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो जाता है, तुर्की खड़ा हो जाए, अजरबैजान खड़ा है, तो भारत के साथ जो खबर है इजराइल की, भारत को इजराइल का साथ मिला आतंकवाद के खिलाफ जंग में, भारत के साथ इजराइल है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल आमिर बारम ने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार से फोन पर बात की थी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल से खरीदे ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था और इसने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। मैं डॉक्टर अमीन ये एक बड़ी बात कह रहा हूं कि भारत की जो कूटनीति, विदेश कूटनीति, क्योंकि ठीक है आप तुर्की उनके साथ खड़ा हो जाए, वही तुर्की है जिसको हमने भूकंप में सबसे पहले मदद पहुंचाई, लेकिन हमारे साथ इजराइल भी खड़ा है तो बहुत काफी है। बाकी भारत में अपने आप दम है। इजराइल वो देश है जो जंग लड़ रहा है, जिस पर तजुर्बा है, जिस पर खतरनाक हथियार भी है। देखिए जहां तक इजराइल लड़ रहा है उसके साथ में रशिया भी हमारे साथ है। ओपनली तो उसने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि हमने जो है यूक्रेन को भी साथ दिया है और रशिया का भी साथ दिया है। और जहां तक सवाल है इसका इजराइल का, इजराइल को हम लोगों ने ओपनली किया था और बाद में फिर वो फिलिस्तीन को भी हमने सपोर्ट दिया। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है 1 to 1 है और ये जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। पहले याद होगा आपको, हिस्ट्री में, इतिहास में जाएंगे तो पहले हम वेस्ट की पॉलिसी पे बिलीव करते थे या हम ईस्ट की पॉलिसी पे बिलीव करते थे, और हमारा कभी ये यूएस दोस्त होता था, कभी रशिया होता था। लेकिन अब स्टेबिलिटी आई है जब से मोदी जी आए हैं 14 से, उन्होंने हर देश से अपनी 1 to 1 बात की है, बायलैटरल टॉक हुए। चलिए डॉक्टर अमीन, देखिए आप देखते हैं क्या होता है 18 मई के बाद, लेकिन ये तय माना जा रहा कि बात बिगड़ी तो फिर से सीज फायर का उल्लंघन होगा और फिर से वार शुरू हो सकती है। ये एक जानकारी हमने दी। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और इस प्रोग्राम में बस इतना ही।